हूतियों के गढ़ में घुसे इस्राएली फाइटर जेट्स को तुरंत भागना पड़ा था। जी हां, 16 सितंबर की दरमियानी रात हूतियों के गढ़ यानी यमन में इसराइल के करीब 2 दर्जन फाइटर प्लेन बमबारी के लिए घुस गए थे। हालांकि हूतियों के प्रवक्ता की तरफ से किए गए दावे के मुताबिक उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने कुछ इस कदर इन फाइटर जेट्सों का पीछा किया जिसकी बदौलत उन्हें वहां से भागना पड़ा। ये जानकारी हूतियों के वरिष्ठ प्रवक्ता यहसारी ने दी, लेकिन उसी समय इस्राएली लड़ाकू विमानों ने यमन के हुदैदा पोर्ट को निशाना बना लिया। इस्राएल ने यमन के हुदैदा पोर्ट पर भीषण बमबारी की है। बंदरगाह, जो हूती संगठन के लिए बेहद अहम माने जाते हैं, राख और मलबे में बदल गए। इसराइल का कहना है कि यह पोर्ट हूतियों के सैन्य ठिकानों और ईरान से मिलने वाले हथियारों का जखीरा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बमबारी के कुछ ही घंटों बाद हूतियों ने ऐसा जवाबी वार किया जिसने इसराइल की राजधानी तेल अवीव तक में अफरा तफरी मचा दी। हूती संगठन ने दावा किया कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल दागी जो सीधे इसराइल की जमीन पर गिरी। इस हमले से पहले ही यरूशलेम में अचानक सायरन बजने लगे। रात के सन्नाटे में गूंजती इन चेतावनी आवाजों ने लोगों को खौफ में डाल दिया। कई लोग डर के मारे चारपाइयों के नीचे और बंकरों में छिपते नजर आए। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में साफ दिखा यरूशलेम के स्काईलाइन पर सायरन गूंज रहे हैं और लोग घबरा कर सुरक्षित जगह तलाश रहे हैं। इसराइल की सेना का दावा है कि यमन से रॉकेट दागे गए, जिनमें से कई को उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया। लेकिन कई शहरों में सायरन बजने लगी और लोगों को बंकरों में जाने की तस्वीरें इस पूरे तनाव को और गहरा करती हैं। प्रशासन ने नागरिकों से शांत रहने और सतर्क रहने की अपील की, लेकिन क्या इसराइल अपने घरों के नुकसान की बात को कभी स्वीकारता है? जानकारों का कहना है कि इसराइल की रणनीति है कि अपने घरों में नुकसान को छिपा कर रखो और दुश्मनों को यह एहसास कराओ कि अगर वे इसराइल पर हमला करेंगे तो उसका सुरक्षा सिस्टम उसे खाक कर देगा, यानी मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ेगा। दरअसल यह हमला एक जवाबी कार्रवाई है। कुछ ही दिन पहले इसराइल ने यमन के हूती ठिकानों पर भीषण हवाई हमले किए थे। उन हमलों में रिहायशी इलाकों, सैन्य मुख्यालय और ईंधन स्टेशनों को निशाना बनाया गया। यमन के कई हिस्सों से तबाही की तस्वीरें सामने आई थी और दर्जनों लोगों की मौत हो गई। यहाँ तक कि यमन में हूती कैबिनेट तक निशाना बनाया गया, जिसमें खुद वहां के प्रधानमंत्री से लेकर कैबिनेट के कई मंत्री मारे गए। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा पहली बार है जब हूतियों की तरफ से इसराइल के अटैक के तुरंत बाद जवाबी कार्रवाई में हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किया गया। यह कदम साफ बताता है कि यमन युद्ध अब इसराइल के लिए सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा संकट बन गया। स्थिति का व्यापक संदर्भ अगर देखा जाए तो वो और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है, क्योंकि गाजा युद्ध छिड़ने के बाद से लगातार इसराइल पर अब तक यमन की तरफ से कई हमले किए जा चुके हैं। हूतियों का कहना है कि वो गाजा के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी जान जाने तक वे इस बात की चिंता नहीं करते कि परिणाम क्या होगा। कतर, सीरिया, इराक, लेबनान और ईरान समर्थित गुटों के बाद अब यमन भी इस लिस्ट में जुड़ा है और हर हमले के साथ पूरे क्षेत्र में तनाव और गहराता जा रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प हो जाता है कि इसराइल और हूतियों के बीच की लड़ाई आखिरकार कहां जाकर थमती है। इस रिपोर्ट में इतना है। कतर की राजधानी दोहा, जहां इसराइल के हमले के खिलाफ 60 मुस्लिम देशों का जमावड़ा हुआ, पूरी दुनिया की नजर इस शिखर सम्मेलन पर थी। लेकिन नतीजा उतना बड़ा नहीं निकला जितनी उम्मीद जताई गई। इसराइल की निंदा करते हुए एक औपचारिक प्रस्ताव तो पारित किया गया, गजा पर हमलों को नरसंहार जैसा बताया गया, मगर किसी ठोस एक्शन पर सहमति नहीं बन पाई। हालांकि इस मीटिंग ने एक नई बहस जरूर छेड़ दी, इस्लामिक नाटो की बहस। मिस्र, पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर इस आइडिया को उठाया। मिस्र ने सुझाव दिया, अगर ऐसा संगठन बनता है तो उसका मुख्यालय काहिरा में हो सकता है। पाकिस्तान ने कहा कि इसराइल के खिलाफ एक टास्क फोर्स बनाई जाए जो हमलों की निगरानी करे और जवाबी रणनीति तैयार करे, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से नाटो करता है। तुर्की ने भी इसे समर्थन दिया। नाटो के आर्टिकल 5 की तर्ज पर इस पर विचार करने की अनुमति मांगी गई। यही कारण है कि पाकिस्तान जैसे देश के लिए यह एक सुरक्षा गारंटी जैसा है।
पाकिस्तान खुलकर नहीं बोला, लेकिन संदेश साफ था। इस्लामिक नाटो बनाकर वह भारत के साथ भी संभावित संघर्ष की स्थिति में मुसलमान देशों का समर्थन चाहता है। भारत के लिए यह संकेत चिंताजनक है, क्योंकि कश्मीर मसले पर पहले भी तुर्की और पाकिस्तान खुलकर भारत विरोधी राय जाहिर कर चुके हैं। खैर, इस सम्मेलन के मौके पर पाकिस्तान ने खुद को आक्रामक अंदाज में पेश किया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री इशहाक डार ने कहा कि दुनिया की 1.8 अरब मुसलमान आबादी इस समिट की तरफ देख रही है। इसराइल को यह छूट नहीं दी जा सकती कि वह लगातार मुस्लिम देशों पर हमले करे, लेकिन इस बहस की असली जड़ उस घटना से जुड़ी है जिसने कतर की सोच को हिला दिया। सितंबर की शुरुआत में इसराइल ने दोहा में हमला कर दिया। निशाना था हमास नेताओं की बैठक। यह हमला अरब जगत पर एक मनोवैज्ञानिक बम साबित हुआ। कतर, जो हमेशा मानता था कि अमेरिका की मौजूदगी उसे सुरक्षा देती है, अचानक खुद को असुरक्षित महसूस करने लगा। आलुदायद एयरबेस पर 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात होने के बावजूद इसराइली मिसाइलें कतर की राजधानी में गिर गईं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया और भी निराशाजनक रही। उन्होंने बस इतना कहा कि वे खुश नहीं हैं। कतर ने बताया कि हमले की जानकारी अमेरिका को केवल 10 मिनट बाद मिली, यानी सुरक्षा गारंटी का भ्रम उसी पर टूट गया। इसी पृष्ठभूमि में ईरान, मिस्र और पाकिस्तान की आवाजें बुलंद हुई। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पैन इस्लामिक गठबंधन की मांग कर डाली। मिस्र ने संयुक्त अरब सैन्य कमांड का प्रस्ताव रखा। पाकिस्तान ने आगे बढ़कर कहा कि इसराइल के खिलाफ टास्क फोर्स बनाई जाए। तुर्की भी पीछे नहीं रहा। उसने मिसाइल डिफेंस और फाइटर प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान अपनी परमाणु ताकत के बल पर मुस्लिम देशों को साथ लाने की कवायद में है। सवाल यह है कि क्या वास्तव में इस्लामिक नाटो बनेगा? इतिहास गवाह है कि यह आइडिया कई बार तो उठाया गया, लेकिन हर बार सुन्नी शिया मतभेदों और आपसी अविश्वास में दब गया। आज भी वही रुकावटें हैं। मिस्र और तुर्की के बीच संदेह कायम है। ईरान की भूमिका पर मतक नहीं है। ऐसे में क्या इस्लामिक नाटो की सोच भी आगे बढ़ पाएगी या फिर महज यह आवाज वहीं पर दफन हो जाएगी? Netanyahu said that he doesn't rule out targeting Hamas anywhere they are. You said that you don't want to see Qatar hit again. Are there any guarantees that Qatar? Well, he won't be hitting in Qatar, as I say. I call it Qatar. You call it Qatar. You're actually more right, but actually you're allowed to go. Didn't fail because it had one central message, and we considered it before we launched it, and that is, you can hide, you can run, but we'll get you.